हेलो स्टूडेंट्स, बीएससी सेकेंड ईयर की ऊष्मा गति की जो बुक चल रही है हमारी फिजिक्स की, उसका फर्स्ट चैप्टर स्थूल निकायों में अन्योन्य क्रियाएं। स्थूल निकायों में अन्योन्य क्रियाओं का एक लास्ट पॉइंट हमारा रुका हुआ है, आदर्श गैसों के लिए संवितरण फलन। इससे पहले जो हमने स्टडी किया था वो संवितरण फलन के बारे में डिस्कशन किया था, लेकिन वो किसी भी निकाय के लिए हो सकता था। लेकिन यदि आदर्श गैसों के लिए यदि हम बात करें तो आदर्श गैसों के लिए संवितरण फलन के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले एक आयताकार पात्र लेते हैं। आयताकार पात्र लेते हैं जिसकी एक्स, वाई और जेड डायरेक्शन में लेंथ LX, LY और LZ है, ठीक है। और उसके अंदर एक आदर्श गैस भरी हुई है, आइडियल गैस भरी हुई है। आदर्श गैस भरी हुई है, इसका मतलब क्या है? उसके अंदर T ताप पर ऊष्मीय साम्यावस्था में होगी। आदर्श गैस का मतलब क्या होगा कि वो एक परम ताप पर साम्यावस्था में है और जिसके अणु जिनका कि वेग v है, उनके घटक x, y और z दिशा में vx, vy और vz होंगे, ठीक है। और इसके अंदर जो x दिशा में जो अणु की गतिज ऊर्जा होगी उसको हम दिखाएंगे Ex = ½ mv² के फॉर्मूले से, ठीक है। x दिशा में ले रहे हैं तो जो वेग का जो घटक लेंगे वो vx लेंगे, ठीक है। अब इसके अंदर जो अणु हैं उनकी संख्या कैपिटल N ली गई है। टोटल उस पात्र के अंदर जितने भी अणु भरे हुए हैं उन सब की संख्या ली है कैपिटल N, ठीक है। और उनका प्रत्येक अणु का द्रव्यमान जो लिया है वो लिया है स्मॉल m, ठीक है। अब यदि हमको किसी एक अणु की x डायरेक्शन में गतिज ऊर्जा निकालनी है, x दिशा में यदि गतिज ऊर्जा या ऊर्जा निकालनी है तो वो होगी उसकी गतिज ऊर्जा। उस अणु की ऊर्जा होगी उसकी गतिज ऊर्जा। लेकिन हमको पता है कि ऊर्जा तो गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों का योग होती है। लेकिन आइडियल गैस भरी हुई है, इस केस में स्थितिज ऊर्जा को हम शून्य लेंगे, क्योंकि जो पात्र है उसके अंदर जो गैस भरी हुई है उसके अंदर जितने भी अणु हैं वो एक दूसरे के बीच में कोई फोर्स नहीं लगा रहे हैं और वो स्वतंत्र रूप से विचरण कर रहे हैं, ठीक है। तो उसके अंदर जो भी एनर्जी होगी उस अणु के अंदर वो सिर्फ गतिज ऊर्जा के कारण होगी। स्थितिज ऊर्जा तब अप्लाई होती है जब अणुओं के बीच में कोई फोर्स लग रहा हो, ठीक है। फोर्स नहीं है, वो स्वतंत्र रूप से प्रवाहित हो रहे हैं, बह रहे हैं उस पात्र के अंदर, तो उस केस में इसकी सिर्फ गतिज ऊर्जा को ही लेंगे। तो इसकी जो अणु की कुल ऊर्जा है Ex, वो उसकी गतिज ऊर्जा के बराबर हो जाएगी, ठीक है। तो अब जो गतिज ऊर्जा है वो ½ mvx² लिखा। इसका यदि m से यदि ऊपर और नीचे यदि हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ऊपर m² vx² हो जाएगा और नीचे एक m आ जाएगा। और जो mv होता है वो क्या होता है? संवेग, अणु का संवेग होता है। और ये x डायरेक्शन में vx वेग के लिए ले रखा है तो ये px हो जाएगा, ठीक है। m² vx² px हो जाएगा, क्योंकि हम यहाँ पे x डायरेक्शन के लिए बात कर रहे हैं तो इसको भी x डायरेक्शन के लिए ही लेंगे। और स्क्वायर लग रहा है तो px² हो जाएगा, बटे में m आ जाएगा, ठीक है। तो px क्या हो गया? x दिशा में अणु का संवेग घटक हो गया, ठीक है बच्चों। इस तरीके से अब इसके अंदर देखिए, जो आयताकार जो पात्र है उसके अंदर जो अणु है, यदि वो अणु जैसे कि यहाँ पर एक पात्र है, ठीक है। अब अणु जैसे बहुत सारे अणु हैं इसके अंदर जो कि स्वतंत्र रूप से विचरण कर रहे हैं, एक दूसरे से टकरा नहीं रहे हैं, ठीक है। और इसकी x दिशा में जो लंबाई है वो Lx है, y दिशा में जो है वो Ly है। और 3D में यदि हम देखें इसको तो 3D में इस तरीके से डायग्राम बनेगा। तो 3D में जो हमारी जो बाकी थर्ड जो डायरेक्शन है वो है Lz, ठीक है। अब इस केस में जो अणु जैसे मान लो इस दीवार पे टकराता है,
इसकी आयताकार पात्र की किसी दीवार पे टकराया, फिर यहाँ से विचरण करने के बाद वापस किसी दीवार पे टकराया, ठीक है, और यहाँ तक वापस आता है। तो इस केस में तो जो ये हमेशा जब ये दो क्रमागत टक्कर करेगा, पहली टक्कर फिर दूसरी टक्कर, ठीक है, तो इस केस में ये हमेशा 2Lx दूरी तय करेगा, पहले तो इधर जाने में फिर वापस आने में, ठीक है। तो ये 2Lx दूरी तय करेगा। अगर x घटक के लिए बात चल रही है तो 2Lx करेगा, y घटक के लिए बात चल रही है तो 2Ly करेगा, और z घटक के लिए बात चल रही है तो 2Ly दूरी तय करेगा दो क्रमागत टक्करों के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर 2Lx ले लिया क्योंकि अभी हम सिर्फ x घटक की बात कर, x अक्ष पर जो डायरेक्शन पे मूव हो रहा है उसी के लिए बात करते हुए चल रहे हैं। तो यहाँ पर जो टक्करों में जो दूरी तय हुई है वो हो गई 2Lx, ठीक है। लेकिन हमको पता है कि जो सूक्ष्म अणु होते हैं वो आणविक प्रकृति के साथ साथ तरंगीय प्रकृति भी अपने साथ में रखते हैं, ठीक है। तो आणविक और तरंगीय प्रकृति होने के कारण अप्रगामी तरंगों के सिद्धांत से हम क्या समझते हैं, जो इसका संवेग है और जो इनके दो क्रमागत टक्करों के मध्य जो दूरी है, इन दोनों का जो गुणनफल होता है वो nx × h के इक्वल होता है। यहाँ पर nx क्या है, यह एक धन पूर्णांक है, और h क्या है, ये प्लांक नियतांक है, और h क्रॉस क्या है, ये h/2π है, ठीक है। ये ऑलरेडी ये इस सिद्धांत के अनुसार ये वैल्यूज़ डिफाइन की हुई है, ठीक है। अब इसमें h बराबर क्या होगा, h क्रॉस × 2π होगा। तो अब हम यदि इस इक्वेशन से इस संवेग का मान निकालना चाहें तो ये 2Lx जो है वो इसके नीचे चला जाएगा, इधर 2Lx इसके नीचे आ गया तो nx × h/2Lx हो गया। अब यहाँ पर जो h है उसकी वैल्यू यहाँ से h क्रॉस × 2π हम यहाँ पुट कर देंगे, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, h π nx/Lx, ये हमारे पास संवेग की वैल्यू निकल के आ गई। अब समीकरण 1 जो हमने यहाँ पर डाला हुआ है उसके अकॉर्डिंग इसके अंदर हमको px की वैल्यू पुट करनी होगी। एक्चुअल में जो ये संवेग का जो ये वैल्यू निकाली है और जो सिद्धांत का यूज़ किया है वो हमने क्यों किया है, जिससे कि हमें px की वैल्यू निकल के आ जाए। तो px की वैल्यू इस ex के फॉर्मूले के अंदर यदि हम पुट करेंगे तो px की वैल्यू ये है h क्रॉस पाई × nx/Ls। तो यहाँ पर px स्क्वायर रखना है तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, तो h क्रॉस स्क्वायर पाई स्क्वायर nx स्क्वायर Lx स्क्वायर और 1/2m एज इट इज़ आ जाएगा। तो ये हमारे पास एक अणु की x दिशा में x अक्ष पर जो कुल ऊर्जा है उसका मान हमारे पास निकल के आ गया है। लेकिन ये सिर्फ इसकी x दिशा में आई है ऊर्जा, लेकिन इसकी y और z दिशा में भी लेनी होगी यदि इसकी कुल ऊर्जा चाहिए। मतलब किसी भी अणु की जो भी अवस्था होगी, IV अवस्था के लिए जो ऊर्जा है वो तो तीनों घटकों के कारण बनी हुई ऊर्जा होगी। x, y और z दिशा में जो ऊर्जा होगी उन तीनों का योगफल होगी। तो EI = EX + EY + EZ, ठीक है। अब यहाँ पर हमने x के लिए ये वैल्यू निकाल ली है, तो x की जगह यदि y और z रख देंगे तो ये EY और EZ के लिए भी सेम प्रोसेस यूज़ करके हम ऊर्जाओं का मान निकाल सकते हैं। तो EI = EX, EY और EZ तीनों के लिए यही फॉर्मेट होगा। तो इसमें से h क्रॉस स्क्वायर और पाई स्क्वायर ये तो कांस्टेंट है, ये तो तीनों में सेम आएगा, बटे 2m भी कांस्टेंट है, ये भी सेम आएगा। तो इसको हम तीनों टर्म में से कॉमन निकाल लें तो nx स्क्वायर और Lx स्क्वायर वाली टर्म बचेगी सिर्फ, जो कि x के लिए x, y के लिए y और z के लिए z पुट करके तीनों का जोड़ होगा। जैसा कि यहाँ पर जोड़ कर रखा है तो तीनों का योगफल यहाँ आ जाएगा। ये इक्वेशन 3 आ गई हमारे पास। EI क्या है, कण की IV अवस्था की ऊर्जा है, ठीक है। अब यहाँ से आगे क्या करेंगे, अब बात करते हैं संवितरण फलन की। आदर्श गैसों के लिए संवितरण फलन किस फॉर्मेट में आएगा वो हम पता कर लेते हैं।
पहली बात तो संवितरण फलन क्या होता है, पिछले डेरिवेशन में हमने किया है, पार्टीशन फंक्शन z इज इक्वल टू सिग्मा ई की घात माइनस का बीटा फंक्शन इंटू ई आई, ठीक है, जिसकी लिमिट फिक्स है i इज इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट। लिमिट कितनी भी, कोई भी पूर्णांक हो सकती है, ठीक है, लेकिन ये सिर्फ डिवाइड नहीं हो, पूर्णांक ही होगा जो ये i की वैल्यू होगी, ठीक है, क्योंकि अवस्थाएं 1 2 3 4 5 ऐसे तो होंगी, ठीक है। तो ये i की वैल्यू यहाँ पर हमने लिमिट फिक्स कर दी। ये होता है पार्टीशन फंक्शन, संवितरण फलन, ठीक है। अब z के लिए z इज इक्वल टू z इज इक्वल टू सिग्मा nx इज इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट, क्योंकि हमारे पास ये तीनों घटकों के रूप में यदि हमको लेना है संवितरण फलन, यदि हमको इन तीनों घटकों के रूप में लेना होगा तो इन तीनों की लिमिट भी अलग अलग आएगी, nx ny और nz, इन तीनों के लिए अलग अलग जोड़ इसका हमको करना पड़ेगा, ठीक है। तो nx बराबर 1 टू इनफाइनाइट, ny बराबर 1 टू इनफाइनाइट, nz बराबर 1 टू इनफाइनाइट, ठीक है। इस केस में e की घात सिर्फ इसी का हमने विस्तृत रूप लिखा है हमारा यही संवितरण फलन। इसको e की घात माइनस बीटा इंटू ई आई क्या है, ये है, तो ई आई की वैल्यू यहाँ पर सिंपल यहाँ पुट कर दी बस, ठीक है। और लिमिट हमको nx ny nz के लिए अलग अलग लेनी होगी, जो कि एक पूर्णांक है, जो कि अवस्थाओं को बताता है उस क्यू को, ठीक है। तो इस केस में ये आ गया। अब जैसा कि हमको पता है कि इसके अंदर तीनों टर्म जुड़ रही है, यदि इनको हम अलग अलग करेंगे तो e की घात में ये मल्टीप्लाई हो जाएंगी, ठीक है। तो अलग अलग करेंगे तो पहली टर्म माइनस का बीटा इंटू ये अलग हो जाएगा। फिर इसके साथ में प्लस कर रखा है, तो यहाँ से आगे की जो टर्म बनेगी माइनस का बीटा इंटू एच क्रॉस स्क्वायर पाई स्क्वायर अपॉन 2m इंटू NY स्क्वायर अपॉन LY स्क्वायर, ये अलग हो जाएगी। ऐसे ही तीसरी टर्म है, ये भी अलग हो जाएगी, ठीक है। और सभी के साथ नेगेटिव साइन है, मल्टीप्लाई करने के बाद सबके साथ नेगेटिव हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस इंटू करेंगे तो माइनस हो जाएगा। तो इस तरीके से तीनों सेपरेट हो गए। और जो ये संवितरण फलन हो गया, ये तो था पूरे के पूरे अणु के लिए, हर एक दिशा के लिए संवितरण फलन। लेकिन अलग अलग घटकों में यदि संवितरण फलन को लिखें तो वो होगा z इज इक्वल टू zx इंटू zy इंटू zz, ठीक है। अब यहाँ पर यदि zx को लेके चले हम तो zx बराबर nx इज इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट, e की घात माइनस का बीटा, ये वाली टर्म हमने यहाँ पुट कर दी, ठीक है। लेकिन इस जोड़ का मतलब क्या होता है, यदि हम इसको हल करना चाहें, इसकी यदि वैल्यू निकालना चाहें तो सिग्मा को हम इंटीग्रेशन में कन्वर्ट कर देते हैं। समाकलन का मतलब भी जोड़ ही होता है। इसकी लिमिट्स हम यहाँ पर पुट कर सकते हैं, लेकिन इसको सॉल्व करने के हमको मैथमेटिक्स के अंदर बहुत सारे तरीके बताए हुए हैं समाकलन को, तो हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने के लिए समाकलन की लिमिट nx बराबर 1 से इनफाइनाइट हमने यहाँ पुट कर दी, और ये वैल्यू हमने एज इट इज़ यहाँ पर पुट कर दी। और जिस टर्म में हमारी लिमिट है उसी टर्म के रेस्पेक्ट में हम यहाँ पर समाकलन करेंगे। तो ये dnx हो गया। dnx के रेस्पेक्ट में हमको e की घात इसका हमको समाकलन करना है, ठीक है। अब इसको हल करने के लिए जो ये वैल्यू है इसको हम मान रहे हैं यू स्क्वायर, नेगेटिव को साथ में नहीं ले रहे हैं, सिर्फ ये वैल्यू को हम यहाँ यू स्क्वायर मान के चल रहे हैं। और यू स्क्वायर मानने के बाद में देखो यही वैल्यू है, nx स्क्वायर को यहाँ पहले ले लिया है, ठीक है, और बीटा अपॉन 2m को बाद में ले लिया है, बीटा अपॉन 2m, और तीसरी है h क्रॉस स्क्वायर पाई स्क्वायर अपॉन lx, तो ये स्क्वायर वाली टर्म को एक साथ ले लिया है, ये हो जाएगी होल स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू यू स्क्वायर हो गया। नेक्स्ट अब हमको इसका
अवकलन करेंगे, चूँकि हमको u की टर्म में इसको कन्वर्ट करना है इस वैल्यू को, तो u की टर्म में कन्वर्ट करना होगा तो dnx को भी du की टर्म में कन्वर्ट करना होगा। तो dnx को भी du की टर्म में कन्वर्ट करना होगा, तो इसका और इसका दोनों तरफ हम अवकलन कर देंगे। nx स्क्वायर एक तरफ रख लिया, और जो ये वाली टर्म है इस टर्म को इसके नीचे ले जाएंगे, यू स्क्वायर अपॉन ये वाली टर्म हो गई। अब nx स्क्वायर को मतलब हमको dnx का वैल्यू निकालनी है एक्चुअल में, तो nx स्क्वायर का यदि हम अवकलन करेंगे तो 2nx dnx हो गया। x स्क्वायर का करेंगे तो क्या आएगा, 2x 2 की पावर -1, तो 2x आ गया, 2x dx। ठीक है, तो इसी तरीके से nx स्क्वायर का 2nx dnx। ठीक है, अब यहाँ 1/β/2m h क्रॉस पाई अपॉन lx का होल स्क्वायर, u स्क्वायर का 2u इंटू du। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर dnx की वैल्यू हमें मिलेगी, जो कि हम अभी आगे सॉल्व करते हैं। हाँ तो बच्चों, अभी हमारे पास nx स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर बटे में ये वाली टर्म हमने नीचे ले ली, इसके ये यहाँ तक निकल के आ गया। इसके बाद इसका इक्वल टू के बिफोर एंड इक्वल टू के बाद में दोनों का हमको अवकलन करना होगा। क्यों करना होगा अवकलन? क्योंकि हमको एक्चुअल में जो ये इंटीग्रेशन सॉल्व करना है, इसके लिए इस dnx की वैल्यू को इस u की टर्म में लेके आना पड़ेगा। क्योंकि हम यहाँ पर ये पूरी टर्म को सॉल्व करने के लिए, कैलकुलेशन को इजी करने के लिए, हमने यहाँ पर इस वाली टर्म की जगह पर यू स्क्वायर कंसिडर किया है। और यू स्क्वायर कंसिडर किया है तो यहाँ जैसे हम यू स्क्वायर लिखेंगे तो इस u का जो समाकलन होगा वो भी तो du के रेस्पेक्ट में ही होगा। तो हमको ये क्या करना होगा, जो ये यू स्क्वायर वाली जो ये टर्म है इसको हमको du की फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो 2nx dx हो गया इसका अवकलन, और इसका अवकलन होगा तो ये तो हो गया कांस्टेंट, ये तो आ गया इधर ही, और जो यू स्क्वायर है इसका अवकलन होगा 2u du। ठीक है, अब dnx को एक तरफ रखेंगे और बाकी सारी वैल्यूज़ को एक साइड ले जाएंगे। तो 2nx dnx इज इक्वल टू 1/β/2m h क्रॉस पाई अपॉन lx का होल स्क्वायर, ये वैल्यू हमने एज इट इज़ रख दी। इसके बाद जो 2u du है, इसके अंदर u की जो वैल्यू है वो भी हमको इसी टर्म में लेनी होगी, जिससे कि हमारी ये कैलकुलेशन इजी हो और हमको du की फॉर्म में सिर्फ टर्म निकल के आए। ठीक है, तो u की जगह पर जो ये है इसका वर्गमूल लिखना पड़ेगा। यू स्क्वायर ये है तो u क्या होगा, इसका अंडर रूट, तो nx स्क्वायर का अंडर रूट करा nx आ गया, β/2m का अंडर रूट करा, अंडर रूट लगा दिया, h क्रॉस पाई अपॉन lx का होल स्क्वायर है, इसका अंडर रूट करेंगे तो सिंगल घात आ जाएगी। ठीक है, जो कि ये वाली जो वैल्यू आई है किसकी वैल्यू आई है हमारे पास, इस u की वैल्यू आई है। आई कहाँ से है, इस वाली इक्वेशन से आई है। ठीक है, तो 2u du की जगह पर हमने ये टर्म पुट कर दी यहाँ पर। अब इसको आगे हम सॉल्व कर लेते हैं। 2 से 2 कैंसिल हो गया, nx से nx कैंसिल हो गया। ठीक है, अब dnx बराबर क्या होगा, अंडर रूट ऑफ β/2m ऊपर है और ये β/2m नीचे है, तो एक अंडर रूट से एक अंडर रूट जाएगा तो नीचे अंडर रूट बचा। ठीक है, h क्रॉस पाई अपॉन lx ऊपर है, h क्रॉस पाई अपॉन lx का होल स्क्वायर नीचे है, तो एक घात से एक घात कटी तो स्क्वायर हट जाएगा, h क्रॉस पाई अपॉन lx बचा। तो ये वाली टर्म भी कैंसिल हो गई। ठीक है, 2 भी कैंसिल हो, अब ऊपर क्या बचा, सिर्फ du बचा है, और नीचे हमारे पास इस टर्म का अंडर रूट बचा है। ठीक है, तो इसको यदि सॉल्व करें और अगर मान लो इस टर्म को यदि हम रिवर्ट करेंगे तो अंडर रूट ऑफ 2m अपॉन बीटा lx अपॉन h क्रॉस पाई इंटू du। ठीक है, ये हमारे पास dnx की वैल्यू निकल के आई है। अब dnx की वैल्यू निकल के आ गई, अब इसको यदि हमको इंटीग्रेशन के अंदर पुट करना है तो dnx की जगह तो हमको ये वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। ठीक है, और e की घात
माइनस का जो ये टर्म है ये हमने माना है यू स्क्वायर, तो ई की घात तो हमको लिखना पड़ेगा माइनस का यू स्क्वायर। हमने सिंपल कुछ नहीं किया, यही टर्म हमने कन्वर्ट करके u की फॉर्म में लिख दी है। तो ये टर्म तो हमने यू स्क्वायर मानी है ये वाली, तो इसको तो यू स्क्वायर यहाँ पर पुट कर देंगे, ई की घात माइनस यू स्क्वायर। और जो ये dnx है उस dnx की जगह हमको क्या आया है, अंडर रूट ऑफ 2m अपॉन बीटा एल एक्स अपॉन एच क्रॉस पाई इंटू डी यू। तो ये वैल्यू हम dnx की जगह इसको पुट करेंगे, तो ये हमारा ये हो गया और इंटू में डी यू यहाँ पर। ठीक है, इस तरीके से अब हम कह सकते हैं कि ई की घात माइनस का यू स्क्वायर और इंटू में तो ये कांस्टेंट है पूरा, इसका हमको समाकलन करना है यू के रेस्पेक्ट में। तो जो ये डी यू है वो आना जरूरी था, अगर यहाँ पर यू स्क्वायर होता और यहाँ पर डी एन एक्स लिखते तो हम यहाँ पर समाकलन नहीं कर सकते। हमको जिस फंक्शन का समाकलन करना है उसी के रेस्पेक्ट में हमको समाकलन करना होगा। ठीक है, अब जो इसका ये वाला टर्म है ये तो कांस्टेंट है, ये तो आ जाएगा बाहर, एज इट इज़ बाहर आ जाएगा। और जो ई की घात माइनस का यू स्क्वायर है जिसकी लिमिट 1 से लेके इन्फाइनेट तक है, उसको यू के रेस्पेक्ट में यदि समाकलन करना है तो उसका मान आएगा माइनस का अंडर रूट पाई अपॉन 2। ठीक है, ये हमारी मैथमेटिक्स के अंदर समाकलन का फॉर्मूला है। ठीक है, माइनस का अंडर रूट पाई अपॉन 2 हो गया, जो हम डायरेक्ट यहाँ पर पुट कर सकते हैं। अब इसको भी आगे सॉल्व करेंगे, इसको आगे सॉल्व करेंगे तो कैसे करना होगा, यहाँ पर ये अंडर रूट 2 है, घात 1/2 है, इसका मतलब अंडर रूट 2 है। ठीक है, तो अंडर रूट 2 से ये 2 कैंसिल हुआ तो नीचे अंडर रूट 2 बचा। बीटा है इसकी घात 1/2 है, ये भी हमने अंडर रूट 2 में अंडर रूट बीटा लिख दिया। एच क्रॉस लिख दिया। रूट पाई से पाई कैंसिल होएगा तो रूट पाई आएगा, इसको हमने रूट पाई लिख दिया। ठीक है, और एल एक्स की जगह पर हमने एल एक्स पुट कर दिया। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से हमारे पास जेड एक्स की वैल्यू ये आई है। अब ये हमारे पास इसको ये सारी टर्म्स हमारी अंडर रूट की फॉर्म में, घात 1/2 की फॉर्म में यदि हम बढ़ाना चाहें तो m अपॉन 2 बीटा पाई और h क्रॉस है, अगर इसकी घात 1/2 बनानी है, घात 1 की यदि 1/2 बनानी है तो नीचे अंदर देखो एच स्क्वायर की घात 1/2 करेंगे तो क्या आएगा, एच क्रॉस आएगा। ठीक है, तो एच क्रॉस को यदि एच स्क्वायर की फॉर्म में लिखेंगे तो घात 1/2 लगानी पड़ेगी, तो ये पूरा एक फंक्शन बन गया 1/2 घात के अंदर। ठीक है, तो इस तरीके से जेड एक्स को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। अब x की जगह y पुट कर दें तो जेड वाई बन जाएगा, और x की जगह z पुट कर दें तो जेड बन जाएगा, जो कि संवितरण फलन है तीनों एक्सिस के लिए, x, y और z एक्सिस के लिए। ठीक है, अब हमको जो संवितरण फलन कंबाइंडली निकालना है किसी अणु के लिए, तो z इज इक्वल टू जेड एक्स इंटू जेड वाई इंटू जेड जेड करना होगा, जो कि हमने पिछली इक्वेशन के अंदर यहाँ पर निकाल लिया था। ठीक है, तो z इज इक्वल टू जेड एक्स इंटू जेड वाई इंटू जेड जेड करा तो इन तीनों टर्म्स का हमको मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। तीनों टर्म का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो इसकी घात 1/2, इसकी घात भी 1/2, इसकी घात भी 1/2, और मल्टीप्लाई करेंगे तो घात जुड़ जाएंगी, तो 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2, क्योंकि तीनों कांस्टेंट सेम हैं। ठीक है, तीनों की घात 3/2 हो गई, इंटू में एल एक्स इंटू एल वाई इंटू एल जेड हो गया। ठीक है, और हमको पता है कि ये तीनों जो घटक हैं वो एक्स वाई और जेड डायरेक्शन के हैं, जो कि लंबाई है, और इन तीनों का गुणनफल करेंगे तो ये आयतन को शो करते हैं। तो ये उस आयताकार पात्र का आयतन हो गया, क्योंकि ये तीनों उसकी लेंथ है, लेंथ ब्रीथ एंड हाइट है, तो ये हो गया हमारा वॉल्यूम। तो इस तरीके से संवितरण फलन का हमारे पास आदर्श गैसों के लिए संवितरण फलन आयतन के फंक्शन में हमारे पास निकल के आ गया है। ठीक है, अब जो अगला जो हमारा पॉइंट होगा वो इन आदर्श गैसों के लिए इनकी माध्य ऊर्जा, जो हमारा अणु है उसकी माध्य ऊर्जा निकालना और आदर्श गैस का माध्य दाब निकालना हमको अगले वीडियो में देखना है। अभी हमने इसके अंदर जो बेसिक इसका फंक्शन है संवितरण फलन आदर्श गैस के लिए वो हमने निकालना सीख लिया है। ठीक है, तो आप
इतने लंबे डेरिवेशंस को देख के आप घबराना नहीं, एक दो बार आप प्रैक्टिस करोगे तो आपके ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, ऊष्मा गति की अपने आप में एक बहुत ही अलग टाइप का प्रकार है फिजिक्स का, जिसको आपको थोड़ा धैर्य के साथ करना है। ठीक है, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। धीरे धीरे सारे टॉपिक्स एक दूसरे से जुड़ने लगेंगे। अभी हमने जैसे स्टार्ट किया है तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि कहाँ से क्या स्टार्ट हो गया, लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे तो इसके सारे टॉपिक्स एक दूसरे के साथ में जॉइंट होने लगेंगे, और वो फिर धीरे धीरे जैसे जॉइंट होने लगेंगे तो आपके सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर होने लगेंगी। ठीक है, तो आप धैर्य के साथ पढ़ते रहिए, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, थैंक यू।